हेलो डियर एस्पिरेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये छठवां क्लास पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की किताब से इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आपके सीजीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, लोक लोक नृत्य, जो गीत है उसके वीडियो भी ऑलरेडी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, साथ ही पंचायती राज आपका मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण का लगभग पार्ट हो चुका है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी एनिमेशन वाला जो है आपके लिए इतिहास का वीडियो भी बना चुका हूँ, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना हुआ है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। छत्तीसगढ़ का भूगोल एक बार पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। ठीक है, एनिमेशन के साथ विथ मैप, है ना, विथ मैप उसको कंप्लीट कराया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है ऑलरेडी डला हुआ है, उस सबको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे जितने भी और इम्पोर्टेंट बुक है उसका वीडियो आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों तक भी ये शेयर करें जहाँ भी आप पढ़ते हो, जिस जगह में आप रहते हो। ठीक है, ताकि मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, और मेरे अंदर भी एक एनर्जी रहेगा कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आते रहूँ। हर दिन मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको वीडियो दूँ, प्रोवाइड कराऊँ। ऐसे ही कंडीशन कभी बन जाता है कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाता, तभी वीडियो नहीं आता। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यू मेरे वीडियो आ रहा है, कहीं कहीं तो 2 वीडियो एक दिन में आ जाता है। जब समय मिलता है टाइप करने का, है ना, तब 2 वीडियो आ सकता है। ठीक है, बाकी कोशिश रहता है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 1 वीडियो तो दूँ मैं। ठीक है, साथ ही आपको शॉर्ट के माध्यम से जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उसको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है सोमवंशियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है वीडियो होने वाला है सोमवंशियों के बारे में। अगर आप सोमवंशियों के बारे में नहीं पढ़े, मैं पांडुवंशी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई इतिहासकार सोमवंश को और पांड्य वंश को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, हम कल पढ़े हैं कि यही जो सोमवंश है वो पांडु वंश है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करेंगे। ये सामान्यतः छत्तीसगढ़ से लगा हुआ आसपास के क्षेत्र में सोमवंशी लोग जो है शासन करते थे। उड़ीसा वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, तो पूरा उस समय जो संबलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, वो भी क्या है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत था। जब 1905 में, है ना, जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद जो है जब संबलपुर उधर गया था, है ना, तब ये अलग हुआ। लेकिन उसके पहले जो संबलपुर था वो छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा था, एक प्रकार से ये मध्य प्रांत के अंतर्गत ये सब रहते थे। ठीक है, तो उस समय क्या था, उस एरिया में जो है सोमवंशियों का शासन था। अब इस बात को समझेंगे तो पांडु वंश, सोमवंश, और हम कभी कभी भी ये भी पढ़ते हैं कि मैकल के पांडु वंश। ठीक है, तो जो सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, मैकल जो पर्वत आप जानते हैं कवर्धा वाले एरिया में, उस एरिया में जो है मैकल के पांडु कहलाते थे। उसमें जो निवास करने वाले जो पांडु वंश है वो मैकल के पांडु वंश कहलाते हैं। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में निवास कर बस्तर बोलता हूँ, जो सिरपुर वाले क्षेत्र में जो निवास करने वाले हैं वो उसको पांडु वंश, प्योर पांडु वंश कहा गया है। ठीक है, उसके लिए कोई भी जो है उपसर्ग नहीं लगाया गया है। और इसके लिए जो उड़ीसा से लगा हुआ वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी भाग वाला जो क्षेत्र है, वहाँ जो पांडु वंश शासक करते थे उनको सोमवंश कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को समझना। इस वंश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जो महाप्रतापी थे, मतलब एक से एक इनका जो है बोलते हैं शौर्य है, बल है। ठीक है, जिसके वजह से ये अनेक क्षेत्रों को जीते हुए थे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है पांडुवंश से न बनकर ज्यादा इसी सोमवंश से पूछा जाएगा, क्योंकि पांडुवंश तो सब रट चुके हैं। ठीक है, सोमवंश के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, और इसमें बहुत सारे शासक हुए जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सोमवंशों के बारे में। सोमवंश दक्षिण कोसल का ही एक राजवंश है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा का संबलपुर और कालाहांडी क्षेत्र 1905 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अंग थे। ठीक है, आपको बताया पहले ही कि उस समय जो है संबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। ठीक है, मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, एक प्रकार से सभी ये क्षेत्र थे, तो बाद में अलग हुआ तो संबलपुर क्षेत्र को उधर हम दे दिए थे। ठीक है, और वहां से 5 जो रियासतें हैं उसको लिए थे। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। तो संभलपुर कालाहांडी क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है कि सोमवंशियों का राजधानी क्यों परिवर्तित करना पड़ा, जो चढ़ता है वह गिरता है। अब इस बात को जानते हैं, जो जितना आगे बढ़ेगा एक न एक बार वो गिरेगा, तो जो चढ़ता है वह गिरता है। एक दिन वह आया कि सोमवंशियों को यथा नाम तथा गुण वाली राजधानी श्रीपुर को छोड़कर विनीत हो या विनीतपुर का आश्रय लेना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उन लोग सिरपुर को छोड़े और सिरपुर को छोड़कर विनीतपुर मत को राजधानी बनाया। ध्यान रखेंगे, विनीतपुर का आश्रय लेना पड़ा। ठीक है,
डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार सोमवंशी शासकों की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति थी। ठीक है, इस त्रिकलिंगाधिपति कहने का मतलब है कि वो 3 जगहों का शासक था, ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिकलिंगाधिपति उपाधि है तो हम सामान्यतः ये बोल देते हैं कि वो 3 जगहों में अधिकार अपना स्थापित किए हुए थे, इसीलिए उसको त्रिकलिंगाधिपति कहते हैं। कहने का मतलब 3 जगहों का स्वामी कहते हैं, ऐसा नहीं है, इस बात को इतिहासकार नकारते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो त्रिकलिंगाधिपति थी। इस वंश के किसी भी शासक ने अपने को पांडुवंशी नहीं कहा है, तो सोमवंश के शासक अपने आप को कभी भी पांडुवंशी नहीं कहा है, ध्यान रखेंगे। ये पांडुवंश से अपने आप को अलग रखते हैं। सोमवंशी जो पांडुवंश भी कहलाते हैं, चंद्र से उत्पन्न है ना। इतिहासकार इन्हीं सोमवंशियों को पांडुवंश भी कहते हैं। और सोमवंश का मतलब है चंद्र से उत्पन्न, चंद्रमा का मतलब होता है सोम। ठीक है, सोम सब जानते हैं, चंद्रमा से उत्पन्न, तो सोमवंशी। सोमवंशी राजा महान चंद्रवंश के थे, है ना। तो सोमवंशी जो राजा महान है वो कौन से वंश के थे, तो चंद्रवंश के थे, और ये क्षत्रिय थे। ठीक है, महाभौगुप्त जन्मेजय ने अपने अधिकांश लेखों में अपने पहले पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। अब यहाँ केवल शिवगुप्त लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इनके लेख में। तो इस शिवगुप्त को किससे जोड़कर देखा जाता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन से, क्योंकि वो शिवगुप्त थे और बाल्यकाल से अर्जुन के समान धनुष विद्या में जो पारंगत थे, इसीलिए क्या कहलाते थे, बालार्जुन कहलाते थे। इसीलिए इस शिवगुप्त को किससे जोड़ा जाता है, बालार्जुन से जोड़ा जाता है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंश का प्रतापी शासक था, इसीलिए इस वंश को सोमवंश या पांडुवंश के रूप में जाना जाता है। मतलब जो सोमवंशी थे कहीं ना कहीं ये पांडुवंश से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंश का प्रतापी शासक था, यह सर्वज्ञात है। इसी का मूल नाम क्या था, शिवगुप्त था। सोमवंशियों का शासन कब से प्रारंभ हुआ, इस पर मतभेद है ना। कोई इतिहासकार कुछ बताते हैं, कोई इतिहासकार कुछ बताते हैं। मतलब अभी भी एक तिथि को लेकर कहीं मत एक नहीं हुए हैं, मत एक नहीं हुए हैं, मतलब एक तिथि को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो है विवरण है ना, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है, लाइन डायग्राम से या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़कर। पांडुवंशियों के आलेख पेटिका शीर्ष लिपि में है, वहीं सोमवंशियों के आलेख जो है उत्तरी नागरी लिपि में। देखो लिपि अलग अलग कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर में क्या बदलती है, भाषा बदलती है ना, बोली बदलती है। तो इसी कारण जो है पांडुवंश के जो आलेख है पेटिका शीर्ष लिपि में है, और सोमवंशियों के जो आलेख है उत्तरी नागरी लिपि में है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये जो है प्योर दक्षिण कौशल, कहने का मतलब मध्य दक्षिण कौशल में शासन न करके ये जो है पूर्वी भाग में शासन कर रहे थे। इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ी दूर जाने पर या 20 किलोमीटर के आसपास जाने पर जो है भाषा बदलती है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं तो बोली भाषा बदलती है, इसीलिए क्या हुआ कि इनका जो आलेख है उत्तरी नागरी लिपि में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं त्रिकलिंगाधिपति। ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कैसे धारण की उन्होंने, उसके बारे में जानते हैं। तो सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि एक और तो उपाधि थी, दूसरी ओर यह सोमवंशियों के लिए एक लक्ष्य सूचक है। क्या है, लक्ष्य सूचक। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य को जीतना। पांडुवंशी महाशिव तिवरराज ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया हुआ था, आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो महाशिवगुप्त तिवरराज या तिवरदेव जो है सबसे पहले त्रिकलिंगाधि की उपाधि जो है धारण किया हुआ था। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों के स्वामी के स्थान पर अब इतिहासकार त्रिकलिंग को एक भौगोलिक इकाई मानते हैं। अब इसको 3 क्षेत्रों के स्वामी न कर क्या बोलते हैं, जो त्रिकलिंग की जो है उसको एक भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं। मतलब एक ही क्षेत्र रहा होगा जहां के स्वामी थे, और क्या कहलाते हैं, त्रिकलिंगाधिपति कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिकलिंग का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण, उड़ीसा के पश्चिमी भाग तथा आंध्र के पूर्वी भाग को मिलाकर एक भौगोलिक इकाई बनी। डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री के अनुसार उड़ीसा का कोरापुट जिला तथा उससे लगा आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला ही त्रिकलिंग था। ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा जिला, उड़ीसा का कोरापुट, उससे लगा आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, और जिला जो है क्या था, त्रिकलिंग था। ठीक है, हरे कृष्ण मेहताब के अनुसार ऋषि कुल्य नदी के लग्युल्या नदी के मध्य का भाग त्रिकलिंग था, जिसमें जयपुर जमींदारी, बस्तर जिला, बेलांगीर, पटना, कालाहंडी, सोनपुर के साथ संबलपुर जिला त्रिकलिंग राज्य के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, प्रमुख सोमवंशी शासक के बारे में बात करेंगे। पांडुवंशी शासकों की भांति सोमवंशी शासक भी
अपने वंश का उद्गम चंद्र से मानते हैं। चंद्र को ही सोम कहा जाता है। अभिलेखों में इस वंश के लिए सोमकुल तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सोमकुल तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नानुसार हैं। पहला शासक होते हैं सी गुप्त, 850 से लेके 880 ईस्वी इसका शासन काल बताया गया है। कई इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, तो एक जो तिथि है ना, जो बीच का तिथि है उसको लिया गया। ठीक है, तो पहला शासक हुआ सी गुप्त, 850 से लेके 880 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सोमवंश का पहला शासक सी गुप्त था। उसके बारे में सूचना उसके पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय के अभिलेख से मिलती है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ये धारण किए हुए थे। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसके नाम के साथ नहीं जोड़ी गई है। इससे ज्ञात होता है कि त्रिकलिंग क्षेत्र बाद के सालों में सोम साम्राज्य में शामिल हुआ होगा। सी गुप्त शैव मतावलंबी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो सी गुप्त है शैव धर्म को मानने वाला था। परम महेश्वर की उपाधि यह प्रमाणित करती है कि सी गुप्त का शासनकाल 850 ईस्वी से प्रारंभ होता है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूर्व में किसी शक्तिशाली नरेश के सामंत के रूप में, है ना, पूर्वी छत्तीसगढ़ के भाग पर शासन कर रहा था। ठीक है, मतलब वो किसी के अधीन रह के या किसी का सामंत रह के जो है छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में पहले से जो है वो कार्य कर रहा था। राय बहादुर हीरालाल जी लिखते हैं, सिरपुर से निकाले गए महाभवगुप्त का पुत्र श्रीगुप्त हीन दशा में उत्पन्न हुआ। तब महाअहा सब भूल गए, परंतु उसके लड़के ने त्रिकलिंग को जीतकर प्राचीन प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली और वंश परंपरा का नाम पूर्ण रूप से पुनः धारण कर लिया। ठीक है, सोमवंश के संस्थापक राजा के रूप में सी गुप्त का ऐतिहासिक महत्व है। लगभग 31 साल तक इन्होंने शासन किया और इनका जो शासन काल है शांतिपूर्ण रहा, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय 880 से लेकर 920 ईस्वी तक शासन करते हैं। श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय सोमवंशी शासक था। धर्म कंदर्प तथा स्वभाव तुंग के नाम से भी यह जाना जाता है। सोमवंश की शासकों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके 13 ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए हैं। प्रथम जन्मजय के ताम्रपत्रों से तत्कालीन दक्षिण कोसल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा की झलक हमको देखने को मिलती है। महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इससे स्पष्ट होता है कि इसने त्रिकलिंग के कुछ क्षेत्र पर अधिकार अवश्य किए होंगे, आधिपत्य जरूर स्थापित किए होंगे। संबलपुर बालांगीर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। उसके अलावा महानदी के दक्षिण स्थित सारंगढ़ व सिरपुर के क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तभी से वह अपने आप को कौशलेंद्र कहलाने का हकदार मानता था। इसको प्रथम जन्मजय को क्या कहा जाता है? कौशलेंद्र भी कहा जाता है। महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय ने संभवतः कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने प्रदेश पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिए, ऐसा डॉक्टर पांडे मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर पांडे मानते हैं कि इन्होंने क्या किया होगा, कलचुरियों को पराजित किया होगा और उससे अपना जो क्षेत्र है उसको प्राप्त किया होगा। महाभवगुप्त प्रथम का उल्लेख ताम्रपत्रों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर, सोमकुल तिलक, त्रिकलिंगादि जैसे उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण तथा भारी भरकम उपाधियों के साथ किया गया है। इसी ताम्रपत्र में पहली बार उसने जन्मजय लिखा है। सिद्धम और ओम के ताम्रपत्रों का प्रारंभ हुआ है और भाषा क्या है इसकी? संस्कृत है। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन है। मतलब इसके जो ताम्रपत्र है उसमें सिद्धम और ओम से ताम्रपत्र शुरुआत होता है, उसकी भाषा संस्कृत है और राजमुद्रा में माँ लक्ष्मी का अंकन है। सोनपुर ताम्रपत्र से विवरण मिलता है कि जन्मजय जो त्रिलोक में उजागर है, इस प्रशासन की धुरी शासक था, उसका ब्राह्मण मंत्री था। ठीक है, मतलब इसका मंत्री कौन था? ब्राह्मण था, जिसका ज्ञान विभिन्न विषयों में पारंगत होने के कारण परिष्कृत हो गया था। वह अर्थशास्त्र, स्मृति व साक्षात बृहस्पति का अवतार था। मतलब जन्मजय को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र, स्मृति और साक्षात बृहस्पति का अवतार कहा गया है। धारादत्त का पुत्र मलदत्त, धारादत्त का पुत्र मलदत्त महासंधि विग्रह था। कहने का मतलब विभाग जो संचार क्या बोलते हैं विदेश विभाग है, उसका प्रमुख किसको बनाया था? धारादत्त का पुत्र
मलदत्त को बनाया था। अब जानते हैं ना महासंधि विग्रह कौन होता है, ठीक है, अब इसको पढ़े भी होंगे कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में, ठीक है। तो उन शब्दों का उपयोग यहाँ भी किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के सामंत रहे होंगे, है ना, एक दूसरे के जो है एक साथ जो है शासन कर रहे होंगे, ठीक है। ये जिधर रतनपुर वाले एरिया में कलचुरी लोग शासन कर रहे थे, और ये जो संबलपुर वाला एरिया है उस तरफ जो है सोमवंशियों का शासन था, ध्यान रखेंगे इस बात को। तभी तो जो है उनके जैसे, है ना, या कहने का मतलब कि तभी तो ये जो है कलचुरियों के साथ लड़ाई किया होगा और अपने क्षेत्र को वापस लिया होगा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर पीएल मिश्रा ने लिखा है, महाभगुप्त प्रथम जन्मजय एक महान शासक था। उसके लगभग 1.5 दर्जन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः ताम्रपत्र है। इसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका शासन वैभवपूर्ण, प्रगतिशील, समृद्धि और शक्ति से परिपूर्ण था। परमेश्वर की उपाधि से सिद्ध होता है कि वह स्वधर्म को उपासक था। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन उसे वैष्णव बतलाता है। वास्तव में वह दोनों संप्रदाय को महत्व देता था, दोनों को संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। महाश्रीगुप्त प्रथम ययाति, ठीक है, जन्म जय का पुत्र महाश्रीगुप्त प्रथम के नाम से सोमवंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। उसने विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर कर दिया, ठीक है। किसने? तो महाश्रीगुप्त प्रथम ययाति ने अपने नाम पर विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर कर दिया होगा। यह इस वंश का तीसरा शासक था तथा वह अपने ही आलेख में दर्शा रहा है कि वह प्रचंड शक्ति, अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य का प्रतीक था। मतलब अपने आप को इतना बलशाली शासक इन्होंने बताया है। कलिंग, कुगोड़ा, उत्कल और कोसल प्रदेश का वह स्वयं स्थापित स्वामी बन गया। मतलब इन जगहों को स्वयं स्थापित किया और वहां का क्या बन गया? स्वामी ये बन गया, ठीक है। ययाति विनीतपुर के बारे में अपने चौथे साल के आलेख में उत्कीर्ण कराया है। इसका नाम बड़ा ही अर्थपूर्ण है, ठीक है। ययाति का नाम बड़ा ही अर्थपूर्ण है, जिसमें शत्रु दल के शासकों के दूतों ने कुटी बनाकर निवास प्रारंभ किया ताकि वे विजेता शासक महाश्रीगुप्त प्रथम ययाति की सेवा कर सके। कहने का मतलब है कि इसके जो शत्रु शासक थे, है ना, उसके दूत इससे लड़ाई करने आए होंगे। तो इससे जब लड़ाई करने आए होंगे तो ये क्या किया? सबको पराजित किया, और पराजित किया होगा तो उसके जो जितने भी दूत है इसके शत्रु शासक के, वो सब कुटिया बनाए होंगे इसके आसपास, इसके जो राजमहल है इसके आसपास, और वहां निवास किए। और निवास करने के बाद क्या करते थे? वो सब इसकी सेवा करते थे, ऐसा इन्होंने लिखवाया है, ठीक है। ताम्रपत्र में सोमवंशी की प्रशंसा में लिखा है कि सोमवंशी पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए ताकि वह विश्व का कल्याण और समृद्धि कर सके। सोमवंशी शासकों को त्रिपुरी के कलचुरियों से बैर भाव चल रहा था, ठीक है। सोमवंशियों का त्रिपुरी के जो कलचुरी है, रतनपुर के जो कलचुरी है, उनके साथ क्या चल रहा था? बैर चल रहा था, दुश्मनी चल रहा था। महाश्रीगुप्त प्रथम ने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर डाहल को जला डाला तथा उजाड़ दिया था। डाहल का युवराज प्रथम 915 से 945 ईस्वी की दुर्ग राज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डाहल का जो युवराज है, डाहल का जो शासक है, ठीक है, युवराज प्रथम, ठीक है, उसी को ही क्या कहा जाता है? दुर्गराज कहा जाता है, दुर्गराज के नाम से जाना जाता है। ययाति ने युवराज पर आक्रमण कर उसे क्या कर दिया? परास्त कर दिया। जब डाहल के चेदी शासक के सेनापति भट्टपेड़ी ने छत्तीसगढ़ कोसल की सीमाओं को चिल्फी घाटी से घुसकर ललकारा और विभत्स कार्य किया तो महाश्रीगुप्त ययाति ने उसका मुंह तोड़ जो है जवाब दिया और ऐसा सबक सिखाया कि आने वाले 100 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में उनका प्रवेश असंभव हो गया। यद्यपि वह प्रयत्नशील अवश्य थे, ठीक है, फिर भी वो क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। महाश्रीगुप्त ययाति सोमकुल का एक महान शक्तिशाली शासक था। उसने अपने वंश के गौरव को आगे बढ़ाया तथा साम्राज्य के जो है विस्तार उन्होंने किया। महाभगुप्त द्वितीय भीमरथ 955 से लेकर 975 ईस्वी तक शासन करते हैं। महाश्रीगुप्त ययाति के पश्चात उसका बेटा महाभगुप्त द्वितीय भीमरथ राजगद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल 20 वर्षों का था। भीमरथ ने कलचुरियों के आक्रमण और संभावना के बावजूद भी अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा और वह स्वधर्म का अनुयायी था। उसने पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष कहा है अपने आप को। अपने आप को क्या कहा है? पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष कहा है।
हयाती को राजधानी बना, वहां शांतिपूर्वक शासन जो है ये करता रहा। ठीक है, कलचुरियों का डर था, फिर भी ये अपना राजधानी किसको बना के रखा था, ययाति को जो है अपना राजधानी बना के रखा था। कटक ताम्रपत्र में राजा की प्रशंसा में लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कटक ताम्रपत्र में ये अपने बारे में लिखवाते हैं, रत्न रूपी राजाओं में वह श्रेष्ठ रत्न था। ठीक है, रत्न रूपी राजाओं में वह श्रेष्ठ रत्न था, शत्रु समूहों की समृद्धि का वह विनाशक, सुंदरता का वह मायने था, जिसके चरणों की सेवा में अनेक शासक लगे रहते थे, जिसका चरित्र स्वच्छ व पवित्र था, जिसने युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं के भाग्य को छीन रखा था। मतलब इतना बड़ा बड़ा लाइन इसके बारे में लिखा गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रतापी शासक रहा होगा। कहने का मतलब है कि राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा, शत्रुओं के समूह, जितना समूह शत्रु बना सकते हैं उसका ये विनाशक था, सुंदरता की बात करें तो अति सुंदर था। ठीक है, और इसके सेवा में अनेक शासक लगे हुए थे। चरित्र की बात की तो चरित्र एकदम स्वच्छ था, पवित्र था, युद्ध भूमि में इसके जो शत्रु है वो ऐसे डरे हुए थे। ठीक है, मतलब ये अपने शत्रुओं के भाग्य अपने हाथों में रखा हुआ था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि इसके बारे में इतना सब कुछ जब लिखा गया तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये महान शासक रहा होगा। इसने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। डॉक्टर मिश्र राय कहते हैं कि सुवर्णपुर, विनीतपुर, मुरासिम, आराम, हयाती नगर, ये सब सुवर्णपुर के उपनगर रहे होंगे। कटक के ताम्रपत्र का मिलना प्रमाणित करता है कि दक्षिण कोसल के सोमवंशी त्रिकलिंगाधिपति थे। ठीक है, महासिगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 ईस्वी से 995 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका पुत्र महासिगुप्त द्वितीय धर्मरथ के नाम से सोमवंशी के सिंहासन पर बैठा। उसका केवल एक ही ताम्रपत्र खंडपारा माहौलपारा से प्राप्त हुआ है, वह सर्वधर्मी था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसने धारण की थी। राजमहल के नाम से भी वह जाना जाता है, राजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, राजमहल के नाम से जाना जाता है। द्वितीय परशुराम के रूप में उसे ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में आदर के साथ याद किया गया है। इनको क्या कहा गया है, द्वितीय परशुराम कहा गया है। अब परशुराम क्यों कहा गया है, या तो हो सकता है ये परशुराम की तरह ताकतवर रहा होगा, ठीक है, या तो हो सकता है अपनी माता की ये हत्या किया होगा, तभी तो इनको द्वितीय परशुराम के रूप में जो है ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में आदर के साथ दर्शाया गया है। इसने गौड़ साम्राज्य का विस्तार किया। उसके छोटे भाई इंद्ररथ ने यह कार्य संपन्न किया। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका भाई नहुस गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसका कोई पुत्र न था। डॉक्टर पांडे के अनुसार धर्मरथ ने सोमकुल की यशो पताका को ऊंचा रखा, आंध्र और बंगाल तक विजय की यात्रा की। ठीक है, याद रखेंगे, जो धर्मरथ है वो सोमवंश के जो यश पताका है उसको ऊंचा रखा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और बंगाल तक जो है विजय यात्रा इन्होंने किया। इसकी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी है, मतलब अब याद रखेंगे सोमवंशियों के जो राजमुद्रा है उसमें लक्ष्मी माता का अंकन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ताम्रपत्र में राजा को योद्धा, सेनापति, राजनीतिज्ञ और साहित्य सभी में पर्याप्त निपुणता प्राप्त व्यक्ति बतलाया गया है। ठीक है, तो ये जो राजा थे वो क्या थे, योद्धा थे, सेनापति और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, साहित्य लिखने वाले थे। ठीक है, सब में क्या थे, ये निपुण थे। ठीक, महाभवगुप्त तृतीय नहुस 995 से लेके 1010 ईस्वी तक शासन करते हैं। महाभवगुप्त तृतीय धर्मरथ का भाई था। उसका शासनकाल अशांति भरा था। उसे अपने ही संबंधियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। उसका एक भाई इंद्ररथ था, जिसे धर्मरथ ने अपने जीवन काल में ही कलिंग का गवर्नर बना दिया। गौड़ और आंध्र पर आक्रमण कर उसने ख्याति प्राप्त की। वह सोमवंश के सिंहासन पर बैठना चाहता था। नहुस को उसने राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। उड्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया। भाइयों के बीच यह अनबन सोमवंश को जो है कमजोर करने वाला सिद्ध हुआ। 15 सालों तक नहुस का शासक रहा। ठीक है, अब ये नहुस को पराजित करते हैं और क्या करते हैं, स्वयं जो है शासक बन जाता है इंद्ररथ। ठीक है, तो इंद्र जो है शासन करते हैं 1010 से लेके 1022 ईस्वी तक।
नहुस के पश्चात उसका भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल चुनौती भरा रहा, भारी खतरों का सामना इसे करना पड़ा। कलचुरी, भोज, परमार, चोल के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, ओड के विजय के अभिलेख में उल्लेख इसका मिलता है। मिरासी व डॉक्टर DC गांगुली ने यह संभावना व्यक्त की है कि आदिनगर, अयाती नगर पर परमार राजा भोज और चोल राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से राजा इंद्र पर आक्रमण किया होगा। ठीक है, इस संयुक्त सेना का सामना इंद्ररथ नहीं कर पाया होगा, संभवतः युद्ध क्षेत्र में इसे मार डाला होगा। ठीक है, जितना भी शासक है सब मिलकर इंद्र को क्या कर दिए, पराजित कर दिया, उसे युद्ध क्षेत्र में मार दिया। सोमवंशी साम्राज्य का बड़ा भाग इससे छीन लिया गया होगा। इंद्ररथ की माता का नाम दुर्गा था। इंद्ररथ को अपने ही वंश के अभिमन्यु से भी लड़ना पड़ा, जिसका कुफल इंद्ररथ को अपनी जान देकर भोगनी पड़ी। ठीक है, मतलब अपने ही वंश के मतलब व्यक्ति जिसका नाम क्या था, अभिमन्यु था, उसके साथ इसको लड़ाई करना पड़ा, जिसके कारण जो है इसकी जो है मृत्यु हो गई युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, अन्य सोमवंशी शासकों के बारे में बात करते हैं। इंद्ररथ के पश्चात महासिगुप्त तृतीय चंडीहर आयाती, जो अभिमन्यु का पुत्र था, सिंहासन पर बैठा। ठीक है, उसने त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि धारण की थी। उसने कुल की डूबती नाव को उसने न केवल उबारा था, वरन भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा दिया। लगभग 18 सालों तक उसने शासन किया। मतलब जो अभिमन्यु का बेटा है, ठीक है, चंडीहर, इसने क्या किया, 18 सालों तक जो है शासन किया। महाभगुप्त चतुर्थ उद्घोष केसरी, चंडीहर का पुत्र महाभगुप्त चतुर्थ उद्घोष केसरी के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1040 से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, कोसल एवं उत्कल दोनों भागों पर इसका शासन था। इसकी माता का नाम जो है कुलावती था। ठीक है, अपने भाई अभिमन्यु को उसने कोसल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त किया। महासिगुप्त चतुर्थ जन्मजे, महाभगुप्त पंचम पुरंजय, महासिगुप्त पंचम कर्ण, एक के बाद एक सोमवंशी शासक हुए। सोमकुल का अंतिम शासक कर्ण केसरी था। चोड़गंग ने तथा उत्कल एवं कोसल क्षेत्र से कलचुरी जाजल्य देव ने सोमवंशी शासन का जो है अंत कर दिया। ठीक है, अब इसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं, सोमवंशियों की शासन व्यवस्था के बारे में। तो सोमवंश के ताम्रपत्रों में उनकी शासन व्यवस्था का पता चलता है। देश, विषय, भुक्ति, मंडल, खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। विषय संभवतः वर्तमान जिले के समान रहा होगा, एक इकाई रहा होगा। कोटा, ओंगटत, कसलोड़ा, निमुन, सदाना, तोकार, सानुला आदि विषयों के नाम से जो ताम्रपत्रों से उजागर हुआ है। मतलब ये सब विषय है, मतलब वर्तमान जिला के समान है, ये सब जो जिले के नाम है ताम्रपत्र से हमको देखने को मिलते हैं। मंडल नामक प्रशासनिक इकाई का उल्लेख मिलता है, जैसे गीगा मंडल, संबरवाड़ी, रोगान मंडल आदि। ठीक है, वैसे अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे यथा महासंधि विग्रहक, राजी, राजपुत्र, रानक, राजवल्लभ, मंत्री, महाछलपाल, कायस्थ, समाहर्ता, सन्नी धातु, दंडपासी, कोटवार, चारभात आदि। सोमवंशी शासक छत्तीसगढ़ के पांड्य वंशियों की कनिष्ठ शाखा के रूप में उड़ीसा तक अपने उपनिवेश फैलाए। अपनी योग्यता, साहस व कूटनीति से उन्होंने लगभग 265 वर्षों तक जो है शासन किया। ठीक है, उनकी शक्ति से बंगाल, आंध्र व मध्य प्रदेश के राजवंश आतंकित रहते थे। शासन के उत्तरार्थ में राजवंश की आपसी लड़ाई से सोमवंशियों को कमजोर कर दिया। दक्षिण कोसल में कलचुरियों के उत्कल ने सोमवंशियों के अपकर्प का मार्ग दिखाया। मतलब दक्षिण भाग में जैसे ही कलचुरी आए तो उन्होंने क्या किया, जो जाजल्य देव आए, सोमवंशियों को परास्त करके यहाँ से खदेड़ दिया, मतलब पूरा इस वंश का जो है समाप्ति कर दिया। ठीक है, तो ये रहा सोमवंशियों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे बुक में तो अभी अभी ऐड होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बहुत संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, व्यापम की बात नहीं करता, लेकिन पीएससी जरूर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, जो थोड़ा स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत हो। ठीक है, और जिसके बारे में वो ज़्यादा पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांस बनेगा कि पीएससी में यहाँ से इस बार प्रीलिम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर पहली बार आप जो है चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, साथ ही अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस पर
जो आप स्टेटस लगाइए, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो उसमें शेयर कीजिए, आप अगर इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा में शेयर कीजिए, जहां आप जैसे शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप जो है इस चैनल पर लेके आइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।